Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में स्पेशली हम बात करेंगे ज्योग्राफी, जो कि सेम सब्जेक्ट, सेम बुक, आई थिंक सेम क्लास जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, क्लास 6, जो कि इस चैप्टर में जो हम डील करेंगे वो है आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं करो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वॉच कर लें। और चैप्टर 3 इसी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको चैप्टर 1 और 2। एक्चुअली रीज़न ये है कि हर एक चैप्टर जो एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर आपको चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो चैप्टर 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं तो 3 नहीं। सो बेहतर यही होगा कि आपने अगर अब तक वॉच नहीं करा या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्लीज़ उस वीडियोस को वॉच करें। देन यहाँ पे मैं मानता हूँ थोड़ा वीडियोस थोड़ा लेंथ हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग करवाने में, चैप्टर को डील करवाने में उतना जा रहा है, बट क्या करें, पढ़ना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। दैट इज़ वाई, अदरवाइज कोई ऐसा कुछ है नहीं रीजन। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पहले भी है तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे वॉच कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में स्पेशली पढ़ेंगे हम लोग मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में। अर्थ के जो मोशंस होते हैं उसके बारे में हम डील करेंगे। तो एग्जैक्टली मोशन क्या होता है मैं थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। तो मोशन एक ऐसा वर्ड है जिसका आप डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है ना उसे हम मोशन कहते हैं। तो हमारा अर्थ जो है उसकी भी मूवमेंट होती है, राइट। उसे भी हम क्या बोलते हैं, उसके भी 2 मोशंस होते हैं और वो 2 मोशन कौन कौन से हैं वो हम लोग आगे इस चैप्टर में डील करेंगे और उस मोशंस के डेफिनेशंस को भी देखेंगे, उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम लोग डील करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को छोटे से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को एंड तक देखें। देखने के बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताओ कि भाई कैसा रहा वीडियो और आप लोगों को कैसा लगा स्पेशली, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। कितने मोशन होते हैं हमारे अर्थ को? 2 होता है, जिसमें से एक को हम रोटेशन कहते हैं, दूसरे को रिवॉल्यूशन कहते हैं। रोटेशन एंड द नेक्स्ट वन इज रिवॉल्यूशन। एग्जैक्टली रोटेशन क्या होता है वो चीज आप यहां पे देख सकते हैं कि रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। हमने एक्सिस के बारे में प्रीवियस चैप्टर में डील कर रखा है। प्रीवियस चैप्टर में जो है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डील कर रखा है कि एक्चुअली एक्सिस क्या होता है। तो देख पा रहे हो आप इस वीडियो में, ये एक एरो यहां पे दिख रहा है, दूसरा एरो आपने यहां दिख रहा है। तो ये एग्जैक्टली अर्थ के कुछ इस तरह से है, सीधा स्ट्रेट में है, बट ये इमेजिनरी है, ऐसा दिया हुआ नहीं है। और अर्थ अपने एक्सिस में क्या है, थोड़ा टिल्टेड है, झुका हुआ है, थोड़ा झुका हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो ये अपनी एक्सिस में कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसकी जो ये मूवमेंट होती है अपनी एक्सिस में ही ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। यानी अर्थ अपनी एक्सिस में जो मूव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। डिफाइन आप कर सकते हैं, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये हमारा हो गया रोटेशन। अब बात करेंगे रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन का कुछ मूवमेंट का आप डेफिनेशन इस तरह दे सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। हमने ऑर्बिट के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखे हैं, ठीक है। हमारा अर्थ क्या करता है, सन के चारों ओर क्या कर रहा है, कुछ मूव कर रहा है, इस तरह से आप देख पा रहे हो इस फिगर में। और मैंने यहां पे कई रास्ते बना दिए, बट एग्जैक्टली याद रखना है ये कई रास्ते नहीं होता है, रास्ता उसका एक ही होता है जो कि फिक्स्ड होता है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, ये अपनी ऑर्बिट में अर्थ क्या करते रहता है, अपनी एक्सिस में घूमते हुए सन के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। आप इस पिक्चर में बड़ी ध्यान से देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट किस तरह से हो रही है। देखो, ये अपने आप में भी घूम रहा है और सन के चारों ओर भी घूम रहा है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। यानी द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। दैट इज ऑल, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब इसके मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं कि रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन से एग्जैक्टली हमें क्या इंपैक्ट पड़ती है। तो आप देख पा रहे हो यहां कुछ एक्स्ट्रा है जो हमें जानना बहुत जरूरी है आगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। अब देखो, ये अर्थ का कुछ एक सिंबल बना रखा है। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड में आ जाता है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सेम थिंग इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं। प्लीज अगर नहीं देखे हो तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को वॉच करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लैटिट्यूड्स हैं, जिसमें से एक यहां पे डॉट लाइन डाला गया है। मतलब ऐसे तो हमारा अर्थ जो है वो टिल्टेड है, एक दूसरे के थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा क्या 23.5 डिग्री अपने एक्सिस में क्या किया हुआ है, झुका हुआ है। लेकिन यहां पे इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 लाइंस ड्रॉ किए गए हैं। एक वर्टिकली आपका यहां पे एक लाइन है, दूसरा आपका एक डॉट लाइन यहां पे डाला गया है। ये 2 लाइन एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग के लिए सीधा यहां पे ड्रॉ करी गई है।
तो अब जरा देखना कि अगर हम एग्जैक्टली सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां से अगर हम लोग एंगल देखेंगे तो यहां से यहां तक कंप्लीटली 90 डिग्री बनता है, राइट। लेकिन अर्थ जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, कुछ इस तरह से इतना झुका हुआ है। जब 23.5 डिग्री अर्थ अगर टिल्टेड रहेगा तो जरा बताइए इधर रेस्ट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी 66 हाफ डिग्री का बनाएगा। 23.5 डिग्री नॉट, तो यहां पे 23.5 डिग्री जो है यहां पे एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। अदरवाइज इतना जो एंगल बच रहा है ये बच रहा है आपका 66.5 डिग्री, ठीक है। इतना का एंगल वो नीचे से बना रहा है। तो यहां पे कुछ आपको देखने को मिलेगा, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, हम अच्छी तरह जानते हैं वो एग्जैक्टली नहीं है कुछ, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। ये जो एक्सिस है ये एक एंगल बनाता है जिसका मेजर जो होता है वो 66.5 डिग्री होता है, ठीक है। इतना डिग्री का एंगल बना रहा है कौन, हमारा एक्सिस, ठीक है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। एक्सिस बनाता है विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, और इसे हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ये दिख रहा है, ये आपका ऑर्बिटल प्लेन है और इस प्लेन में वो 66.5 डिग्री का क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। जिससे क्या होती है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट, ऑर्बिट से जो यहाँ का एक प्लेन फॉर्म हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। यानी ऑर्बिटल प्लेन कितना डिग्री का बन जाता है, यहाँ पर 66.5 डिग्री का बनेगा, 66.5 डिग्री, जो कि हमारा एक्सिस यहां से फॉर्म करती है। एक प्लेन यहां से है हमारा और यहाँ पे एक्सिस जो जा रहा है जो कि 66.5 डिग्री का, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे 23.5 डिग्री एक्सिस अपने आप में झुका हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे हमारी क्या बनाती है, ऑर्बिटल प्लेन बनाती है, एक टर्म है। अब आगे देखेंगे हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, तो आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पर, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, ऑब्वियस बात है हमारी अर्थ जो है, जो लाइट जो प्रोवाइड होती है या फिर लाइट जो अपने आप में गेन करता है वो कहां से लेता है, सन से लेता है। तो ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, हमारा अर्थ का शेप जो है वो स्फेरिकल है, राउंड है, गोल है। ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, और एक बार में जो है सूरज से वो अपने आधे को ही क्या कर पाती है, लाइट कर पाती है, रोशनी कर पाती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, ये सनलाइट कुछ इधर से यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है, वो गिर रहा है आपका सनलाइट, इधर से आ रहा है सनरेज, ठीक है। और हमारा ये अर्थ कंप्लीटली ये अर्थ है, और ये देख पा रहे हो आप यहाँ पर आधा हमारा सन क्या कर रहा है, लाइट कंप्लीट ले रहा है, ठीक है। ये लाइटेड एरिया है, ठीक है, और ये डार्क एरिया है, क्योंकि इधर सनलाइट पहुंच ही नहीं पा रही है। रीजन क्या है, स्फेरिकल शेप होने की वजह से ये आधा लाइट तो ले पा रहा है और आधा लाइट नहीं ले पा रहा है। तो यहां जो एक सर्कल बनती है, अब सर्कल किस तरह का, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब यहां पे जरा आप ध्यान से देखेंगे, एक सर्कल बनेगा, ये एक सर्कल यहां पे क्रिएट हो रही है, और ये सर्कल क्या कर रहा है, दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी एक को डे टाइम में डिवाइड कर रहा है, दूसरे को नाइट टाइम पे डिवाइड कर रहा है। तो जो सर्कल यहां पे जो डिवीजन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो बराबर पार्ट्स में, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एक बार शॉर्ट में आप समझने की फिर से कोशिश करें। ये जो हमारा अर्थ देख पा रहे हो ना, यहां एक सर्कल बन रहा है जिससे हमारी क्या होती है, दो बराबर पार्ट्स में अर्थ डिवाइड हो रही है। और डिवाइड किस में हो रही है कि यहां पे एक लाइटेड पार्ट में डिवाइड हो रहा है और दूसरा आपका डार्क पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो डार्क और लाइटेड पार्ट में जो डिवाइड करने में जो यहां पे एक सर्कल बन रहा है, उस सर्कल को हमने क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहेंगे। और ऐसा क्यों होता है, आपने अच्छी तरह पता होगा कि हमारा अर्थ का शेप स्फेरिकल है, जिस वजह से वो पूरे का अपने आप में एक बार में क्या नहीं कर पाता, लाइट नहीं कर पाता है, जिस वजह से इसका कुछ ऐसा कंडीशन बनता है। सो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अब आगे देखते हैं। अब जरा एक चीज ध्यान देना है, पर द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। रोटेट करने में, अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, यानी एक घंटा, सॉरी एक दिन 24 घंटे का टाइम लगता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 आवर्स में लगभग वो क्या करता है, वन रोटेशन कंप्लीट अपने आप में एक बार क्या कर जाता है, घूम जाता है, ठीक। तो द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, और जो टाइम लगता है ना, जो पीरियड लगता है रोटेट करने में अर्थ को, उसे हम अर्थ डे कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, उसे आप डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहेंगे। किसको, रोटेशन को, याद रहे रोटेशन को आप क्या कहेंगे, डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं या फिर अर्थ डे भी कह सकते हैं। ये कुछ फैक्चुअल चीजें जो आपने याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां तक हमने थोड़ा रोटेशन के बारे में पढ़ा कि रोटेशन यानी अपने एक्सिस में एक चक्कर घूम जाना, उसे क्या बोलते हैं हम, रोटेट बोलते हैं, राइट। और एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स का टाइम लेता है, जिसे आप डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं, जिसे आप अर्थ डे भी कह सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सा छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर आप खुद से सोचो कि अगर अर्थ रोटेट ना करे
या फिर अर्थ रोटेट ना किया होता या फिर ना करेगा आगे, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है। अब जैसे मैं दो पिक्चर अब यहाँ पे फिगर आउट कर रखे हैं, एक फिगर आपको यहां दिख रहा है, दूसरा फिगर यहां दिख रहा है, दोनों में देखो ये एक मूव कर रहा है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि अर्थ हमारा मूव कर रहा है, राइट, और यहाँ पे क्या स्टेबल है, कांस्टेंट मोड में बैठा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये कुछ भी हिल डुल नहीं रहा है। तो जरा बताओ दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, यहां पे क्या डिफरेंस है, यहां पे क्या डिफरेंस है। एग्जैक्टली बहुत ही आसान है, दिख रहा है, और मैं यहां पे थोड़ा सा आंसर भी लिख चुका हूं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा अर्थ का फेस सन की तरफ होगा तो उस पोर्शन पे क्या होगा, लाइट होगा, यानी डे होगा उस टाइम पे, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्मथ द रीजन। और उस कंडीशन में क्या होगा कि वो पर्टिकुलर रीजन बहुत ज्यादा गर्म होगा और गर्म होता ही चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं इस पिक्चर में लेते हैं, यहां पे सनलाइट गिर रहा है, ये पूरा सनलाइटेड एरिया है और इधर पूरा डार्क एरिया है। तो रीजन क्या है कि यहां पे ज्यादा सनलाइट आ रहा है, यहां पे सनलाइट तो आ ही नहीं रही, तो सनलाइट यहां पे आ रहा है, तो ये रीजन क्या होता चला जाएगा, वार्म होता चला जाएगा, गर्म होता चला जाएगा और गर्म ही गर्म होता चला जाएगा, राइट। एंड द नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इधर तो डार्क है, आपका डार्क होने की वजह से यहां पे कोल्ड हो जाएगा, ठंडी ही रह जाएगी। तो इस कंडीशन में देखो, द अदर हाफ would remain in darkness and will freezing cold all the time। और ये जो डार्क वाला रीजन है ये तो कोल्ड हो जाएगा और कंप्लीटली कोल्ड होता ही चला जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। तो यहां कंडीशन जो होगा वो एक्सट्रीम हो जाएगा, बहुत ज्यादा इन द सेंस कि जहां गर्मी पड़ रही है तो गर्मी ही गर्मी नजर आ रही है, और जहां ठंडी पड़ रही है वहां सिर्फ और सिर्फ ठंडी ही नजर आ रही है, कोल्ड फ्रीजिंग वाली एरिया बन जाता है। तो इस कंडीशन में हम इंसान टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, फेवरेबल इन द सेंस कि जिसे हम टॉलरेट कर सकें, जिसे हम बर्दाश्त कर सकें, थोड़ी देर गर्मी, थोड़ी देर ठंडी, थोड़ी गर्मी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी गर्मी, थोड़ी ठंडी, ये हमारे लिए क्या होना चाहिए, ऐसा नेचर, ऐसा एनवायरनमेंट बनना चाहिए, तब जाकर के हम अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से अर्थ अगर रोटेट नहीं करेगा तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट इज ऑल, बस इतना ही सिंपल है। और इस कंडीशन में देखो, कभी एक रीजन ठंडा में है, एक रीजन गर्मी में, फिर वो गर्मी से ठंडी, ठंडी से गर्मी, ये प्रोसेस चलता रहता है, जिस वजह से हमारा लाइफ भी आगे बढ़ती रहती है। सो यहां पे कुछ इस तरह का आंसर बनेगा। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है रिवोल्यूशन। हमने रिवोल्यूशन को देखा कि अर्थ अपनी एक्सिस में मूव करते हुए सन के चारों ओर जो मूव करेगा उसे हम रिवोल्यूशन बोलेंगे। अब देखो, रिवोल्यूशन को हम क्या नाम से जानते हैं, एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। रोटेशन को डेली मोशन बोलते हैं, ठीक है, और रिवोल्यूशन को हम एनुअल मोशन बोलते हैं, एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ इस नाम से भी जानते हैं। और इसको वन सर्कल कंप्लीट करने में 365 1/4 डेज यानी 1 ईयर, 1 साल का टाइम लगता है। अर्थ को रिवोल्यूट करने में सन के चारों ओर 1 साल का टाइम लगता है, यानी 365 डेज, 1/4 डेज भी आप ऐड कर सकते हैं, या 1/4 डेज को आप 6 आवर भी कर सकते हैं। लेकिन एक यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आप सबको कि यहां पे जो है हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी अपनी जो है ना अपने आप को सेल्फ हेल्प के लिए क्या करते हैं कि 1/4 डेज को हम छोड़ देते हैं, यानी 1/4 डेज को आप 6 आवर्स भी कह सकते हो, इसको हम छोड़ देते हैं और 365 डेज को ही रखते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि एक साल में 365 दिन होता है, 365 ही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते, हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी आसानी के लिए। तो यहां क्या हो जाती है कि हमारे अर्थ को 1 रिवॉल्व सन के चारों ओर 1 रिवॉल्व यानी 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज लगता है। लेकिन वो जो 6 घंटा हम छोड़ देते हैं, 1/4 डेज जो छोड़ देते हैं, उसे हम क्या करते हैं, हर 4 साल बाद ऐड कर लेते हैं। आप सपोज करते हैं फर्स्ट ईयर में 365 डेज हुआ, 6 घंटा छोड़ दिया, दूसरे साल भी 6 घंटा छोड़ दिया, तीसरे साल भी 6 घंटा छोड़ दिया, चौथे साल भी 6 घंटा छोड़ दिया। बस ये सारे के सारे 6 साल को अगर चौथे 5वें साल में जाके ऐड करेंगे ना, तो ये 24 आवर्स बन जाता है। यानी 24 आवर्स जैसे ही बना, तो इस 24 आवर को आप 1 डे भी कह सकते हो, 1 डे भी कह सकते हो। और इसी वजह से हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, लीप ईयर आता है, जिसमें जो टाइम होता है वो 366 डेज का होता है। तो एक दिन यहां पे इंक्रीज कर जाता है। तो वो एक दिन कहां से इंक्रीज करता है, तो ये 6 घंटा हमने जो 4 साल में जोड़ के रखा है ना, वो सारे के सारे घंटे को दिन में बदल देते हैं और उस एक दिन को यहां 365 में लाके ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा 366 डेज बन जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर के नाम से जानते हैं। और वो एक दिन जो हम इंक्रीज करते हैं वो फरवरी मंथ के
आगे लगाते थे। फरवरी तो नॉर्मली 28 डेज का होता है, लेकिन लीप ईयर में जाकर के फरवरी कितना दिन का हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लीप ईयर 366 डेज का हो जाएगा और फरवरी 29 डेज का हो जाएगा, और नॉर्मल मंथ जितना दिन का होता है उतना ही रहेगा। तो ये है कुछ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें फर्क। तो याद रहे, अगर एग्जैक्टली बोला जाए कि अर्थ को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, तो आप कह सकते हो 365 डेज 6 आवर्स। 6 आवर्स, यहां पे 1/4 लिखा है, 1/4 का मतलब 6 आवर्स ही होता है। अब वो कैसे, थोड़ा मैं बता सकता हूं। 24 घंटा होता है, 24 घंटा का 1/4 अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो ये 6 आवर्स कुछ इस तरह से निकलता है। ये मैथमेटिक्स का टर्म है थोड़ा सा। अब आप लोग कहिए कि यहाँ पे पूरा आप मुझे डीपली अंडरस्टैंडिंग कराए, तो प्लीज आप अगर इसको समझना चाहते हो तो मेरे मैथमेटिक्स वाले वीडियो पे मूव कर जाएं प्लीज। सो ये आपका हो गया रिवोल्यूशन। एग्जैक्टली रिवोल्यूशन टाइम कितना लगेगा, 365 डेज, लीप ईयर में 366 डेज। अब जरा उसे कंप्लीट करने से पहले यहां पे जरा देखिए, अर्थ रिवोल्यूट कर रहा है। अर्थ यहां पे रिवोल्यूट कर रहा है, बीच में सन है, ठीक है। अब सन जैसे बीच में आता है, अर्थ रिवोल्यूट करता है, तो थोड़ा डिस्टेंस में आप जरा ध्यान से देखिए, फ्लक्चुएट कर रहा है। यहां पे 147 मिलियन किलोमीटर दिख रहा है और यहां 152 मिलियन किलोमीटर दिख रहा है। 147 मिलियन किलोमीटर एक बार अर्थ की डिस्टेंस बनती है सन से, और एक सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें 152 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस बन जाती है। ये दो सिचुएशन ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होती है, कब होता है और इसे हम क्या कहते हैं, वो आप आगे देखिए। कुछ इस तरह से आया। हमें पता है अच्छी तरह से कि अर्थ जो हमारा सन के चारों ओर जो मूव करता है वो एलिप्टिकल ऑर्डर में मूव करता है। एलिप्टिकल, अंडाकार, अंडा का जो सिचुएशन बनता है ना उस तरह से, तो ये एलिप्टिकल में मूव करता है और बीच में आपका सन रहता है, ठीक है। एलिप्टिकल ऑर्डर में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ये उसकी ऑर्बिट है जो कि एलिप्टिकल अंडाकार है, ठीक है। तो अब यहां पे एक चीज देखिए कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज मिनिमम, जब सन और अर्थ का जो डिस्टेंस मिनिमम होता है, मिनिमम इन द सेंस कि कितना किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं, 147 मिलियन किलोमीटर लगभग में जो सबसे कम होता है। एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा दिन आता है जिसमें सन और अर्थ का जो डिस्टेंस सबसे कम होता है, जो कि 147 मिलियन किलोमीटर होता है। और उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, पेरीहीलियन कहते हैं। प्लीज याद रखनी है, पेरीहीलियन, पेरीहीलियन बोलते हैं। अगर उसको आप डिराइव करना चाहेंगे तो पेरी का मीनिंग होता है नियर एंड हीलियोस का मन होता है, मीनिंग होता है सन। सन का जो सबसे नजदीक वाली सिचुएशन जो बनती है अर्थ के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीहीलियन कहते हैं, जिसकी डिस्टेंस बन जाती है 147 मिलियन किलोमीटर, राइट। और ये सिचुएशन जो आती है, पोजीशन बनती है हमारा लगभग हर साल के 4 जनवरी को। हर साल के 4 जनवरी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लें अपने आप में, ठीक है। अगर कॉपी हो तो कॉपी में भी इसे नोट डाउन कर ले, फिगर आउट कर ले इस चीज को। तो हर साल के 4 जनवरी को पेरीहीलियन का सिचुएशन बनता है, जो कि लगभग में कितना किलोमीटर की डिस्टेंस बन जाती है अर्थ और सन का, 147 मिलियन किलोमीटर, ये मिनिमम है। अब एक ऐसा सिचुएशन आता है अर्थ और सन के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस बन जाती है, मैक्सिमम डिस्टेंस, सबसे ज्यादा दूरी बनती है, जो कि वो होता है लगभग 152 मिलियन किलोमीटर का, 152 मिलियन किलोमीटर का, जैसे मैंने यहां पे फिगर आउट करके दिखाया। यहां पे 147 है, अब इधर 152 मिलियन किलोमीटर है, दोनों में बढ़ रहा है, एक में नजदीक में आ रहा है और दूसरे सिचुएशन में दूर में चला जाता है। जब मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करेंगे तो उस सिचुएशन को हम एपीहीलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपहीलियन, एपहीलियन। और एप का मीनिंग क्या होता है, आप जरा यहां पे देख सकते हो, अवे फ्रॉम मतलब दूर जाना, एंड हीलियोस का मतलब तो सन ही होता है। यानी सन से जो दूर रहता है ना अर्थ, जितना भी डिस्टेंस में रहता है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एपीहीलियन बोलते हैं। और उसकी जो डिस्टेंस लगभग में बनती है वो 152 मिलियन किलोमीटर बनता है। और ये दिन कब आता है, वो लगभग हर साल के 4 जुलाई को आता है। एपीहीलियन 4 जुलाई 152 मिलियन किलोमीटर, पेरीहीलियन 4 जनवरी एवरी ईयर, राइट, 147 मिलियन किलोमीटर। ये दो सिचुएशंस बन रहे हैं। तो अब ये तो दो सिचुएशन बन गया। अगर हम एवरेज में बोलें कि एवरेज में अर्थ और सन का डिस्टेंस क्या है, तो उसके लिए आप लगभग में 150 मिलियन किलोमीटर ले सकते हैं। अर्थ और सन का जो एवरेज डिस्टेंस जो है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट डाउन करें। 150 मिलियन किलोमीटर, जैसे आप इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर होता है, कितने होते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर होता है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस। ये हम रिवोल्यूशन के बारे में जान रहे थे। रिवोल्यूट करने में ये दो सिचुएशंस बनते हैं, एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन। और भी आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोग बने रहिए, भागने की कोशिश नहीं करनी है। सो आगे मूव करते हैं। अब आ जाइए आगे मूव करते हैं। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए आप। एलिप्टिकल ऑर्डर में हमने बताया कि अर्थ मूव कर रहा है, बीच में सन है,
ठीक है, अब इसको यहां पे सिर्फ देखिए, मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं कराऊंगा, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आगे चलते हैं। ये क्या है? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। मैं एक चीज बता दूं, रोटेशन की वजह से हमारे डेज एंड नाइट्स में चेंजेस आते हैं। दिन और रात जो चेंज होती है वो किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। अर्थ रोटेट करता है तो दिन से रात में बदल जाती है और रात से दिन में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन रिवोल्यूट करता है जब हमारा अर्थ, तो हमारे सीजन्स बदलते हैं। रिवोल्यूट करता है हमारा अर्थ तो हमारे सीजन्स में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। पूरे साल में क्या आता है? रेनी सीजन भी आता है, विंटर सीजन भी आता है, उसी तरह से आपकी समर सीजन भी आ जाता है, कुछ दिनों के लिए ऑटम सीजन भी आ जाता है, स्प्रिंग सीजन भी आ जाता है। जब हमारा अर्थ क्या करता है? सन के चारों ओर रिवोल्यूट करता है, तब जाकर के, और रोटेट करती है तो डेज एंड नाइट्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। और रिवोल्यूट में हमारे सीजन्स में चेंजेस आते हैं। अब जरा आगे थोड़ा सा मूव करते हैं तो देखना इधर की, तो फिनोमेनन ऑफ सीजन्स, तो सीजन के क्या क्या फिनोमेनन बन जाएंगे, क्या क्या फिनोमेना हो जाएगा उसको देखो। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज, और 1 ईयर कह सकते हो आप। इतने दिन में अर्थ हमारा क्या करता है? कंप्लीट करता है एक रिवोल्यूशन, राइट। सो द पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन्स, और ये कंप्लीट 365 दिन का जो पीरियड चलता है ना, ये मेन 4 सीजन में डिवाइड हो जाता है। कितने सीजन में? 4 सीजन में। एक तो स्प्रिंग सीजन बन जाता है, समर सीजन बन जाता है, ऑटम सीजन बन जाता है, विंटर सीजन बन जाता है। अब यहां पे आप लोगों का एक सवाल बनेगा कि भाई रेनी सीजन ने क्या गुस्ताखी कर दी कि यहां पे सीजन में नहीं आया? तो मैं आप लोगों को बता दूं, रेनी सीजन कोई पर्टिकुलर सीजन में नहीं माना जाता है। रेन जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, वो एरिया पे डिपेंड करता है, कहीं पे रेन आती है और कहीं पे नहीं भी आती है। तो रेनी सीजन एग्जैक्टली आप उतना सीजन में नहीं रह सकते, उसको आप, वो एरिया पे डिपेंड करता है। इस चीज को आप हायर स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बट अभी नहीं। अभी आप इतना याद रखें कि ये 365 दिन का जो पीरियड है ना, वो 4 सीजन में हमारे इसको पूरे पीरियड को डिवाइड कर देता है। स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन एंड द विंटर सीजन, राइट। और ये सीजन्स चेंज होने के रीजन क्या क्या है वो भी देख लो आप। द चेंज ऑफ सीजन्स इज ड्यू टू, फर्स्ट इज द रोटेशन, अर्थ का रोटेट करना अपने एक्सिस में, एंड द नेक्स्ट वन इज द रिवोल्यूशन। मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि रिवोल्यूट होती है हमारे अर्थ तो हमारे सीजन्स में चेंज होती है। रिवोल्यूशन यानी सन के चारों ओर मूव करना। एंड द नेक्स्ट वन इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। हमारा अर्थ का जो एक्सिस अपने आप में जो झुका हुआ है ना, इंक्लाइंड जो है ना, टिल्टेड जो है ना, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है हमारे सीजन्स को चेंज होने का। अब एक थोड़ा सा मैं बता दूं कि इंक्लाइनेशन में क्या चीजें हो जाती है। तो देखो भाई, अगर अर्थ झुका हुआ नहीं रहता, अर्थ अगर झुका हुआ नहीं रहता तो इसमें सीजन्स में बहुत वैरी हो जाती, इसी वजह से कि देखो अर्थ जो है हमारा इस तरह से कुछ है और ये कुछ ऐसे झुका हुआ है। अगर हम इक्वेटर डालेंगे तो इक्वेटर में कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। आप अगर डॉट डॉट डालोगे तो कुछ इस तरह से यहां पे बन जाएगा। तो बहुत पोर्शन इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ले लेता है और थोड़ा सा सदर्न का ले लेता है। फिर वो मूव करते करते एक सिचुएशन ऐसा आता है कि सदर्न का ज्यादा पोर्शन आपका सनलाइट कवर करने लगता है और नॉर्दर्न का कम करने लगता है। तो इस वजह से सन पे बहुत ज्यादा इंक्लाइनेशन पे बहुत ज्यादा वेरिएशन होने लग जाती है। और इंक्लाइनेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है हमारे सीजन्स को चेंज होने में। यहां पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम हुई होगी, मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूं कि उसमें कैसे फर्क पड़ता है। तो यही आपको रीजन याद रखनी है कि सीजन जो चेंज होने का रीजन, एक तो रोटेशन हो जाता है, दूसरा रिवोल्यूशन होता है, तीसरा इंक्लाइनेशन हो जाती है, ठीक है। अब आगे जरा देखो, एक सिचुएशन आता है। अब यहां पे जरा आ जाइए आप कि एक बार क्या हो रहा है, यहां पे देख लो आप, ठीक है। ये ऊपर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शो कराएगा, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर शो कराएगा, ठीक है, हर एक कंडीशन में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड द सदर्न, ये 4 सिचुएशंस बन रहा है। अब जरा यहां पे देखो आप, ये जून का महीना है, ये आपका सितंबर का मंथ है, ये आपका दिसंबर का मंथ में है, और ये आपके मार्च के मंथ में है, राइट। अब दिसंबर से स्टार्ट कीजिए। दिसंबर में 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस का एक दिन आता है। विंटर सोल्स्टिस का एक दिन आता है हमारे अर्थ में, राइट। एक बात याद रखना, हम जो है अभी जो रहते हैं, हमारा जो इंडिया सिचुएटेड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, और यहां पे हम जो कंप्लीटली डिस्कस करेंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही मान करके चलेंगे। दिसंबर मंथ है, ऑब्वियस सी बात है कि दिसंबर में इंडिया में क्या होती है, ठंडी होती है, तो इसी वजह से इसका विंटर सोल्स्टिस नाम दिया गया, राइट। अब उसी तरह से यहां पे एक समर सोल्स्टिस भी होता है 21 जून को। अभी जून जुलाई का महीना चल रहा है, गर्मी का महीना है, इंडिया में गर्मी होती है, तो जून को यहां पे समर सोल्स्टिस का नाम दिया है। एग्जैक्टली समर सोल्स्टिस में क्या होगा, विंटर में क्या होगा, वो भी दिखाऊंगा। आगे एक बात आ जाती है इक्विनॉक्स का। तो इक्विनॉक्स में क्या हो जाती है ना, बराबर होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। मार्च के महीना में आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करा होगा, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। सेम थिंग सितंबर में भी कुछ ऐसा ही होता है इक्विनॉक्स में,
ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है, अब इसको हम लोग और भी डीपली पढ़ लेते हैं। तो यहां पे देखो, सितंबर में हमारे इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन माना जाता है। दिसंबर में इंडिया में विंटर सीजन एज्यूम करी जाती है। मार्च में हमारे इंडिया में स्प्रिंग सीजन एज्यूम करी जाती है। उसी तरह से आपके जून में हमारे इंडिया में स्पेशली समर सीजन एज्यूम करी जाती है, एक्सपीरियंस करी जाती है इस तरह का। ठीक है, तो ये 4 सिचुएशंस बन गए, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। अब आगे जरा देखिए कि समर सोल्स्टिस एग्जैक्टली क्या होता है। तो इस फिगर को आप जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्सिस है जो कि नॉर्थ स्टार नॉर्थ पोल को दिखा रहा है, नीचे ये साउथ पोल को दिखाएगा। ठीक है, ये साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये एक्सिस है जो कि झुका हुआ है, जरा ध्यान से देखिए झुका हुआ है। और ये जो व्हाइट कलर का इधर स्ट्रिप दिखाई दे रहा है ना, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करता है, हमारे अर्थ को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर बनाता है, ठीक है, और नीचे आपका सदर्न हेमिस्फीयर बनाता है। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। और जरा ये येलो कलर का जो लाइन एरो दिख रहा है ना, ये सनलाइट है हमारी, क्या है, सनलाइट। अब जरा इस पिक्चर को प्लीज ध्यान से देखो, ये सनलाइट सारे के सारे क्या कर रहा है, अर्थ पे गिर रहा है। अर्थ पे जैसे ही गिरता है ना, तो ये ऊपर वाला पोर्शन ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। तो जरा ध्यान से देखिए आप, इस सनलाइट को सबसे ज्यादा रिसीव, और एक बात, हाँ, ये जो कलर दिख रहा है ना, इस कलर को क्या कहते हैं मेरे को खुद नहीं पता। एनीवे, एक कलर को आप आइडेंटिफाई कर लो, मैं कलर ब्लाइंड मुझे कलर पहचानने में काफी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ये नेवी ब्लू है क्या, डार्क ब्लू है, जो भी है। तो ये आपका डे लाइट को दिखा रहा है, ये कलर आपके डे टाइम को दिखा रहा है, सनलाइट रिसीव कर रहा है। और ये जो ब्लैक यानी नेवी ब्लू या डार्क ब्लू जो भी बोलते हो, ये डार्कनेस को शो करा रहा है, ये डार्कनेस को आपको शो करा रहा है कि भाई इधर अंधेरा है, इधर ज्यादा सनलाइट रिसीव नहीं हो रही है। तो जरा आप खुद से एज्यूम करो कि ये सनलाइट जो यहां पे गिर रही है, सबसे ज्यादा किस हेमिस्फीयर को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है भैया कि यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा सनलाइट पहुंच रही है। देख लो, ये पूरा पोर्शन सनलाइट का है, और ये भी सनलाइट का, लेकिन कम पोर्शन है। ये कम पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा सनलाइट आपकी क्या कर रही है, लिया जा रहा है, अर्थ के जरिए रिसीव करी जा रही है इस कंडीशन में। तो अब यहां पे इस सिचुएशन में ऑब्वियसली बात है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, ज्यादा सनलाइट वो अगर रिसीव कर रहा है, तो गर्मी का मौसम कहां पे होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होगा, जो कि हमारा इंडिया भी कुछ यहीं पर अभी सिचुएटेड है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये 21 जून के दिन समर सोल्स्टिस एज्यूम करी जाती है। अब उस दिन क्या होता है, जरा आप यहां पे इस डिटेल्स में आते हैं। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन। उस कंडीशन में नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ होगा। जरा ध्यान से देखो, ये नॉर्थ पोल पूरा डे लाइट में दिख रहा है, और साउथ पोल देखो दिखाई दे रहा है, वो कंप्लीटली वो सनलाइट रिसीव ही नहीं कर रही है। तो नॉर्थ पोल हमारा सनलाइट रिसीव अच्छी तरह से कर रहा है, वाइल साउथ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन। साउथ पोल दूर है सन से। एंड नेक्स्ट, द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 23.5 डिग्री। यहां पे इक्वेटर तो ऊपर में, यहां एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रहा है, और सनलाइट वर्टिकली सीधा सीधी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या कर रहा है, ये सनलाइट गिर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये सनलाइट वर्टिकली फॉल कर रही है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। ये मैंने पढ़ा चुका हूं लैटिट्यूड्स के बारे में। एंड नेक्स्ट पे क्या होता है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा हीट और लाइट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। सदर्न हेमिस्फीयर कम कर रहा है। सारी चीजें रिवर्स पॉइंट पे चल रही है। जो काम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, उसी का जस्ट उल्टा सदर्न में हो रहा है। आगे देखो, डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा सनलाइट अगर रिसीव करेगा तो उसे बैक करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो डे होता है ना, उसका लेंथ बड़ा हो जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में डे का लेंथ छोटा हो जाता है। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स फिर छोटा हो जाएगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स का लेंथ फिर बड़ा हो जाएगा। अब उसी तरह से प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सीजन, और मैक्सिमम प्लेस जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो क्या होती है, समर सीजन का मजा लेता है। इस सिचुएशन में जितने भी मैक्सिमम प्लेसेस जो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो क्या करता है, समर सीजन का मजा लेने में लग जाता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अगर 21 जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देख लो भाई साहब, यहाँ पे 21 जून के बारे में हम देख रहे थे। तो इस पूरी सिचुएशन में 21 जून के दिन ही 21 जून के दिन ही पूरे साल का जो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, और सबसे छोटा रात होती है, सबसे छोटी रात होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उस दिन को स्पेशली समर सोल्स्टिस के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट, ऑल द अबव कंडीशन आर रिवर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और ये सारी की सारी कंडीशन जो है ना उल्टा हो जाता है हमारे सदर्न हेमिस्फीयर के साथ। तो ये हो गया आपका समर सोल्स्टिस 21 जून मंथ में, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हमने फोकस करके देखा। अब आगे वाली सिचुएशन देखते हैं, विंटर सोल्स्टिस।
अब ये हम मूव कर जाएंगे दिसंबर मंथ में, अभी थे हम जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में, अब मूव करके हम चलेंगे दिसंबर जनवरी के मंथ में। तो विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जो है ना इंडिया में, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर के मंथ में गर्मी, सर्दी होती है, विंटर सीजन चलता है, सो दैट इज व्हाई इट्स अ विंटर सोल्स्टिस। और ये दिन कब का चूज करा गया है? 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर ही क्यों, वो भी देख लो। अब देखो तो जरा फिगर सेम है, सारी चीजें सेम है, लेकिन सन जो है मूव करके, सन तो नहीं, सन अपनी जगह पर है, अर्थ मूव करके दूसरी जगह चला गया। अब देखो भाई, यहां नॉर्थ पोल को दिखा रहा है, नीचे साउथ पोल हो जाएगा। अब सनलाइट तो पहले इस कंडीशन में इधर से आ रही थी, अब सनलाइट कुछ इधर से आ रही है। अब सनलाइट जब इधर से गिर रही है तो अब वो इस पोर्शन को डार्क लाइट कर दिया और इस पोर्शन को उन्होंने डार्क कर दिया। और बीच में इक्वेटर देख ही रहे हो, ऊपर में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे में ये सदर्न हेमिस्फीयर है, राइट। अब इस कंडीशन में देखो, सदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा लाइट ले रहा है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम लाइट ले रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम लाइट ले रहा है, अब सदर्न हेमिस्फीयर क्या कर रहा है? ज्यादा लाइट ले रहा है। अब इस कंडीशन में आपने क्या हो जाएगा? द साउथ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन। पिछला हमने जो समर सोल्स्टिस देखा, साउथ पोल सन के सामने नहीं था, अब साउथ पोल सन के एकदम सामने में है और नॉर्थ पोल जो है सन से दूर चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो सनलाइट जो कंटिन्यूअसली जो वर्टिकली गिर रही है ना, वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक लाइन यहां पे सदर्न हेमिस्फीयर में जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ठीक है। यहां पे एक बनती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ में बन जाता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो अब सनलाइट मैक्सिमम जो होता है वर्टिकली गिरा रहा है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में गिरा रहा है। सो इस कंडीशन में क्या होता है? अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन क्या करता है? सनलाइट रिसीव करना स्टार्ट कर देता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी रिसीव करता है, बट कम अमाउंट में करता है अकॉर्डिंग टू सदर्न हेमिस्फीयर। सो डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या हो जाएगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो दिन होती है ना, वो अब लंबी होने लगेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा दिन। लेकिन रातें जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबी हो जाएंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में छोटी हो जाएंगी। सो प्लेसेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सीजन। अब इस कंडीशन में जो सदर्न हेमिस्फीयर में जितने प्लेसेस हैं वो अब समर सीजन का मजा लेगा, क्योंकि ज्यादा सनलाइट तो सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव कर रहा है ना, इस वजह से इधर क्या हो जाएगा आपका समर सीजन। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा विंटर चलेगा भाई साहब, क्योंकि वहां तो सनलाइट कम पहुंच रही है। तो सनलाइट कम होगी तो उस कंडीशन में आपने क्या हो जाना है कि उधर विंटर सीजन का मौसम चलेगा। And next, the longest day and the shortest night occur on 22 December in the southern hemisphere. अब इस कंडीशन में क्या हो जानी है कि लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट जो होगा वो 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। अब सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को आपका क्या हो जाने हैं? सबसे लंबा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे 22 दिसंबर को, तो सबसे लंबी रात होगी, लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगा। कहां पर? आपके सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट, सबसे लंबा रात हो जाएगा और छोटा सा दिन बनेगा 22 दिसंबर के दिन, जिसे हम विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। और ये सारे के सारे कंडीशंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जस्ट अपोजिट में आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये रहा विंटर सोल्स्टिस का इंफॉर्मेशन। सो प्लीज कीप इन माइंड, राइट। नेक्स्ट, अब आ जाता है इक्विनॉक्स। देखो भाई, इक्विनॉक्स एक वर्ड है हमारा, इक्विनॉक्स, ठीक है। अब इक्विनॉक्स इक्वल वर्ड से बना है, प्लीज समझने की कोशिश करें। इक्विनॉक्स जो है इक्वल वर्ड से, इक्वल इन द सेंस कि बराबर भाई साहब, एकदम बराबर से, ज्यादा थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है बट ज्यादा नहीं। द अर्थ ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस, यहां पे दिखा रहा है इक्विनॉक्स में अर्थ का क्या पोजीशन रहता है। अब देखो यहां पर ये तो नॉर्थ पोल को शो कराएगा, नीचे साउथ पोल है आपका, बीच में ये इक्वेटर मूव कर रहा है और इधर से आपका सनलाइट धाए धाए गिर रहा है, अच्छी तरह से दबा के सनलाइट पहुंच रहा है। लेकिन एक चीज दिख रहा है, लग रहा है कि यहां जितना पहुंचा है ना उतना इधर भी है। आधा तो डार्क है, आधा इधर डे है और आधा इधर आपका नाइट है, लेकिन बराबर में है। अब पिछली कंडीशन में क्या था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कभी ज्यादा सनलाइट ले रहा है तो कभी सदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा सनलाइट ले रहा है, लेकिन यहां पे ऐसा लग रहा है कि आधा जो जितना भी सनलाइट, जितना भी अमाउंट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव कर रहा है, उतने ही अमाउंट में आपके सदर्न हेमिस्फीयर भी क्या कर रहा है? सनलाइट को रिसीव कर रहा है। सो इस कंडीशन में क्या होता है वो जरा देखो। ऑन 21 मार्च, मैं मार्च की बात कर रहा हूं भाई साहब, प्लीज ध्यान देंगे, आप मार्च की बात कर रहे हैं। 21 मार्च एंड 23 सितंबर, दो डेट दिया हुआ है, 21 मार्च एंड द सेकंड वन इज 23 सितंबर। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। क्या होती है इस दो दिन में? आप जरा यहां पे ध्यान से देखो प्लीज,
कि 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर के दिन हमारा जो सनलाइट जो आती है ना, वो वर्टिकली बराबर अमाउंट में इक्वेटर पे गिरती है, ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। वो इक्वली कहां पे चला जाता है, इक्वेटर पे बराबर अमाउंट में गिरता है, बराबर अमाउंट में इक्वेटर पे इन दोनों दिन को क्या करता है, सनलाइट बराबर अमाउंट में गिरती है। अब इतना में गिरने पर क्या हो जाता है कि द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल लाई एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि नॉर्थ पोल की डिस्टेंस यहां से और साउथ पोल की डिस्टेंस यहां से एकदम बराबर में आ जाती है। पिछले सिचुएशन में क्या हो रहा था कि नॉर्थ पोल दूर चला जा रहा है तो कभी साउथ पोल दूर चला जा रहा है सनलाइट से, लेकिन यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वल डिस्टेंस में आ जा रहे हैं जब सनलाइट वर्टिकली इक्वेटर पे गिरती है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाए कि डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ड्यूरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि तो इस कंडीशन में पूरी की पूरी दुनिया में क्या हो जाती है कि डेज और नाइट्स का जो लेंथ है ना वो इक्वल हो जाता है, यानी 12 घंटे का दिन हो जाएगा, ठीक है, 12 घंटे का दिन हो जाएगा और उसी तरह 12 घंटे की नाइट हो जाएगी, एकदम इक्वल पूरी की पूरी दुनिया में। जब सनलाइट वर्टिकली आपके इक्वेटर पे गिरती है तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे का नाइट, यानी 12 घंटे का रात हो जाता है, बराबर होगा। सो इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। हाँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड इन द बोथ द हेमिस्फीयर्स। मैंने पहले बताया कि मार्च मंथ को उठा करके आप देख लो और सितंबर में देख लो, मार्च में भी ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है, और सितंबर में भी ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। मार्च में हम लोग ठंडी से निकलते हैं, गर्मी की तरफ मूव करते हैं, स्टार्टिंग में ही रहता है, तो ज्यादा गर्मी ठंडी नहीं लगती है। सितंबर में भी गर्मी से छूटते हैं और ठंडी की तरफ मूव करते हैं, तो ज्यादा गर्मी सर्दी उस वक्त भी नहीं रहती है, तो मौसम भी इक्वेबल रहता है, समझे। और दूसरी बात कि यहां पे डेज एंड नाइट्स का जो लेंथ होता है वो भी लगभग इक्वल ही रहता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। तो इस कंडीशन में द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस स्प्रिंग सीजन फ्रॉम 21 मार्च एंड ऑटम सीजन फ्रॉम 23 सितंबर। इस कंडीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें प्लीज, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये जो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर, इससे नीचे वाला ये वाला पोर्शन आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है 21 मार्च से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च से आपका स्प्रिंग सीजन क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से ऑटम सीजन आपका 23 सितंबर से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है ऑटम सीजन। तो ये कुछ कंडीशन रहा। एंड नेक्स्ट, इट इज द रिवर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और ये सारी चीजें जितना हमने अभी पढ़ा इसके बारे में, इक्विनॉक्स के बारे में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को पॉइंट बना करके ये सारी कंडीशन क्या हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, कंप्लीटली उल्टा। यानी अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कि 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है ना, वही 21 मार्च को सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम सीजन स्टार्ट हो जाएगा। यानी 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो 23 सितंबर को ही सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, जो हमारे यहां नहीं हो रही है वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो रही है, जो सदर्न में हो रही है वो हमारे यहां हो रही है। आई मीन वहां नहीं हो रही है तो हमारे यहां हो रही है, अगर हमारे यहां हो रही है तो वहां पे नहीं हो रही है। सदर्न एंड नॉर्दर्न की बात कर रहा हूं। सो नेक्स्ट, फाइनली 21 मार्च कोइंसाइड्स विद द न्यू ईयर डे ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर। इंडियन नेशनल कैलेंडर में 21 मार्च को न्यू ईयर डे के रूप में भी माना जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान दे देना। तो ये रहा इक्विनॉक्स के बारे में। तो रिवोल्यूशन एंड रोटेशन, दो पॉइंट हमने पढ़े। रोटेशन अपने एक्सिस में मूव कर रहा है, रिवोल्यूशन अपने एक्सिस में मूव करते हुए अर्थ के चारों, आई मीन सन के चारों ओर मूव कर रहा है। रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं, रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 दिन लगता है। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, थोड़ा आगे पीछे होता है, फ्लक्चुएट, 6 घंटा बढ़ता है। और उस 6 घंटे को हर 4 साल के बाद हम लोग लीप ईयर में लेके ऐड कर देते हैं, जो कि 366 डेज का होता है, और वो एक दिन फरवरी मंथ में जाकर के ऐड कर देते हैं। तो रोटेशन से हमारा चेंज क्या होता है, डे एंड नाइट, रात और दिन होती है रोटेशन की वजह से। और रिवोल्यूशन की वजह से हमारी क्या होती है कि हमारे जो सीजन्स होते हैं ना वो चेंज होता है। ऑटम से बनती, ऑटम भी होती है, स्प्रिंग हो जाता है, समर आ जाता है, विंटर आ जाता है, ये कई सीजन्स में हमारे चेंज हो जाती है। ये हो गया आपके रिवोल्यूशन की वजह से। अब रिवोल्यूशन में भी कुछ सीजन जो चेंज होते हैं उसमें सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स आ जाता है। सोल्स्टिस में मतलब दिन बड़ा, रातें छोटी हो जाती है। फिर किसी सिचुएशन में दिन छोटी हो जाती है तो रातें बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशंस हमने इसमें क्लियर करा। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब आगे देखते हैं अगर कुछ है तो। सॉरी, यहीं पे एंड हो रहा है और इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। अब हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि उसमें क्या बात करी जा रही है।
तो स्टैंडर्ड 6 को हम लोग डील कर रहे हैं। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को पूरा बुक बना रहे हैं, ठीक है, पूरा बुक के वीडियोस बना रहे हैं यहाँ पर, जितने दिए रहते हैं उसमें पॉइंट्स। फिर हम बाद में देखेंगे कि सारे टर्म वाइज एक एक करके छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। प्लीज आपको फिलहाल ये सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग करें, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, या फिर एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, या फिर कोई आपके जो भी आई थिंक क्विज कॉम्पिटिशन वगैरह होती है, वो सारी जगह पर ये आपके यूजफुल होने वाली है। सो बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो वॉच करा। और दूसरी बात कि प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें प्लीज, जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और लोगों से, स्टूडेंट से कहे भी कि चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा, मुझे भी वीडियोस बनाने में मजे आएंगे। और बस इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन। डोंट वरी एंड बी हैप्पी।